एपिसोड 12 की शुरुआत यूरी के एक्सीडेंट के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचने से होती है। उसी समय गांग गुक अचानक अपना सीना पकड़कर गिर जाता है। को पिल डोंग और ह्यूग मिंग घबराकर उसके पास पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उसके ट्रांसप्लांट किए गए हार्ट में कोई परेशानी तो नहीं हुई। डॉक्टर गांग गुक की जांच करते हैं और बाद में उसकी दादी को बताते हैं कि उसके हार्ट में कोई समस्या नहीं है। वो बहुत ज्यादा तनाव और सदमे की वजह से बेहोश हुआ था। डॉक्टर उसे पूरी तरह आराम करने की सलाह देते हैं। होश में आते ही गांग गुक सबसे पहले यूरी के बारे में पूछता है। जब उसे कोई साफ जवाब नहीं मिलता तो वो खुद यूरी को देखने के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है। वहीं यूरी की हालत अभी भी गंभीर होती है। डॉक्टर उसकी दादी और गांग गुक को सबसे बुरे के लिए तैयार रहने को कहते हैं। गांग गुक खुद को यूरी की हालत के लिए जिम्मेदार मानता है क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान यूरी ने उसे बचाया था और खुद गंभीर रूप से घायल हो गई थी। को पिल डोंग उसे समझाता है कि यूरी जल्द ही होश में आ जाएगी। बाद में गांग गुक अपनी दादी को मिन हवान की मां से बात करते हुए सुन लेता है। उसकी दादी बताती है कि गांग गुक का हार्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन तभी वो एक ऐसी बात बताती है जिससे गांग गुक हैरान रह जाता है। वो बताती है कि गांग गुक को जो हार्ट मिला था वो जेहवान का था। गांग गुक पूछता है कि क्या जेहवान वही इंसान है जिसके लिए उसकी दादी उसे हमेशा मंदिर में प्रार्थना करने के लिए कहती थी। उसकी दादी हाँ कहती है। फिर वो बताती है कि जेहवान सीएल ग्रुप की चेयरवुमन का छोटा बेटा था। ये सुनकर गांग गुक को एहसास होता है कि जेहवान मिन हवन का छोटा भाई था। बाद में गांग गुक बेहोश यूरी के पास बैठा होता है और जेहवान का पेंडेंट अपने हाथ में पकड़े रहता है। दूसरी तरफ यूरी एक अजीब सपने में पहुंच जाती है। वो एक खूबसूरत हरे मैदान में खड़ी होती है जहां उसे जांग यूनजू की आत्मा दिखाई देती है। यूरी उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है। इसके बाद उसे उन सभी लोगों की आत्माएं दिखाई देती हैं जिनकी उसने कभी मदद की थी। यूरी एक एक करके सभी का हाथ पकड़ती है। इसी बीच गांग गुक जेहवान की कब्र पर जाता है। वो उससे माफी मांगता है कि उसे यहाँ आने में इतना समय लग गया। वो कहता है कि उसने हमेशा ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश की जिससे उसका डोनर कभी निराश न हो। फिर वो जेहवान का पेंडेंट उसकी कब्र पर रखकर कहता है कि वो उसे उसकी असली चीज लौटाने आया है। गांग गुक यूरी के बारे में बताता है और कहता है कि उसे डर है कि वो यूरी को खो देगा। वो जेहवान से यूरी को वापस लाने में मदद करने की विनती करता है। उधर यूरी अपने सपने में रात के समय एक मैदान में चल रही होती है। उसे एक नाव दिखाई देती है जिसमें एक आदमी खड़ा होता है। वो आदमी यूरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और यूरी उसका हाथ पकड़ लेती है। उसी समय अस्पताल में यूरी की नब्ज अचानक गिरने लगती है और डॉक्टर उसे बचाने के लिए तुरंत इलाज शुरू करते हैं। यूरी के सपने में अचानक एक सुनहरी रोशनी यूरी और उस आदमी के हाथों को छूती है और दोनों के हाथ अलग हो जाते हैं। उसी वक्त जेहवान वहां आता है। यूरी उसे देखकर कहती है कि वे फिर से मिल रही हैं और उसकी जगह जीने के लिए उससे माफी मांगती है। जेहवान उसे याद दिलाता है कि उसने वादा किया था कि वो उसकी जगह मर जाएगा ताकि यूरी जिंदा रह सके। यूरी पूछती है कि क्या अब उसके लिए इस दुनिया को छोड़ने का समय आ गया है, लेकिन जेहवान उसे नाव पर जाने से रोकता है। वो समझाता है कि यूरी ने पूरी जिंदगी दूसरों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है और अब वही लोग अपनी गर्मजोशी और प्यार से उसका हाथ थामे हुए हैं। वो कहता है कि असली दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जेहवान यूरी से वापस जाने के लिए कहता है। यूरी पूछती है कि फिर जेहवान का क्या होगा। जेहवान कहता है कि इस बार यूरी को अकेले वापस जाना होगा। उसने जेहवान की वजह से बहुत कुछ सहा है और अब जेहवान को अपनी जगह वापस जाना होगा। यूरी रोते हुए उसे धन्यवाद देती है। जेहवान भी उससे कहता है कि वो उसका शुक्रगुजार है। इसके बाद वो नाव पर बैठकर वहां से चला जाता है। उसी पल यूरी अस्पताल में होश में आ जाती है। यूरी की आंखें खुलते ही उसे गांग गुक, उसकी दादी और बाकी सभी लोग अपने आसपास दिखाई देते हैं। गांग गुक उसका नाम पुकारता है और सभी की आंखों में राहत और खुशी दिखाई देती है। बाद में जब यूरी बात करने की हालत में होती है तो गांग गुक उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो एक्सीडेंट वाली जगह पर था। यूरी बताती है कि उसे जेहवान ने बताया था। तब गांग गुक उसे बताता है कि उसे भी जेहवान के बारे में सच्चाई पता चल गई है और जेहवान ही वो डोनर था जिसका हार्ट उसे मिला था। वो कहता है कि जेहवान ने उन दोनों को बचाया है। जब यूरी बेहोश थी तब गांग गुक को समझ नहीं आ रहा था कि उसे वापस कैसे लाए, इसलिए उसने जेहवान का पेंडेंट उसकी कब्र पर वापस रखने का फैसला किया। यूरी कहती है कि शायद इसी वजह से वो वापस आ पाए। गांग गुक उससे कहता है कि उसके वापस आने से वो बहुत खुश है और उसे अब और कुछ नहीं चाहिए। कुछ समय बाद यूरी की दादी और गांग गुक की दादी उनसे मिलने आती है। गांग गुक की दादी यूरी से माफी मांगती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी अंधविश्वासी सोच की वजह से पहले दोनों के रिश्ते का विरोध किया था।
वो मानती है कि वो गलत थी और अब वो सिर्फ यही चाहती है कि यूरी और गांग-गुक साथ में खुश रहे। इसके बाद यूरी बताती है कि एक्सीडेंट को लेकर अभी भी उसके मन में कुछ सवाल हैं। वो चाहती है कि फिलहाल डायरेक्टर ली एक्टिंग सीईओ का पद संभाले, जबकि वो खुद पता लगाएगी कि एक्सीडेंट के पीछे असली सच्चाई क्या है। इसी बीच गांग-गुक और कोपिल्डोंग पाक सेउंग जे की मौत की जांच जारी रखते हैं। उन्हें पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर का कहना है कि वो गाड़ी चलाते समय सो गया था, लेकिन गांग-गुक को यकीन है कि यह कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था। घटनास्थल पर ब्रेक के निशान भी नहीं मिले थे और उसे याद आता है कि उसके गायब बैग में एक कफलिंग था। उसे शक होता है कि किसी ने उस कफलिंग को हासिल करने के लिए एक्सीडेंट करवाया होगा। बाद में गांग-गुक यूरी को अस्पताल से उसके घर वापस लेकर आता है। वो उससे कहता है कि काश वो अस्पताल में थोड़ी और देर रहती। यूरी कहती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतने करीब से मौत को देखने के बाद घर वापस आना उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। गांग-गुक उससे पूछता है कि क्या अब भी उसे भूत दिखाई देते हैं। यूरी कहती है कि शायद अब उसे वे कभी दिखाई नहीं देंगे, जिससे गांग-गुक को राहत मिलती है। इसके बाद गांग-गुक यूरी को बताता है कि उसका एक्सीडेंट कोई साधारण हादसा नहीं था। उसे शक है कि पाक सेउंग जे की हत्या और एक्सीडेंट आपस में जुड़े हुए हैं। शायद पाक को उसी इंसान ने मारा जिसे वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। यूरी को याद आता है कि यह हादसा 12 साल पुराने मामले से जुड़ा हो सकता है। गांग-गुक उसे बताता है कि पाक सेउंग जे अपने पुराने घर में जाता था, जहां उसके पिता अकेले रहते थे। जांच में वहां कुछ खास नहीं मिला था। यूरी उसकी चिंता करती है, लेकिन गांग-गुक उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो ज्यादा चिंता न करे और बाकी सब वो संभाल लेगा। वो यूरी से सिर्फ अपने ठीक होने पर ध्यान देने को कहता है। यूरी भी उसे सावधान रहने के लिए कहती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े मुस्कुराते हैं। बाद में यूरी को पाक सेउंग जे के साथ हुई अपनी आखिरी बातचीत याद आती है। उसे याद आता है कि पाक ने कहा था कि उसने कुछ बड़ा प्लान किया है और अगर वो प्लान काम नहीं किया तो वो यूरी से दोबारा संपर्क करेगा। उसे गांग-गुक की बात भी याद आती है कि पाक अपने पुराने घर में जाता था। यूरी को शक होता है कि शायद वहाँ कोई जरूरी सबूत छिपा हुआ है। यूरी चुपके से पाक सेउंग जे के पुराने घर पहुँचती है और वहाँ तलाश शुरू करती है। उसे एक कैमकॉर्डर मिलता है, लेकिन उसकी मेमोरी कार्ड गायब होती है। तभी उसे किसी के घर में आने की आवाज सुनाई देती है। वो छिप जाती है और अपनी सुरक्षा के लिए गोल्फ क्लब उठा लेती है। जैसे ही वो अंदर आने वाले व्यक्ति पर हमला करती है, वो उसका गोल्फ क्लब पकड़ लेता है। यूरी ऊपर देखती है और पता चलता है कि वो गांग-गुक है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। इसी बीच मिन हवान जेहवान की मेमोरियल सेरेमनी की तैयारी कर रहा होता है। उसे लगता है कि इस सेरेमनी के बाद वो आखिरकार सीएल ग्रुप पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर लेगा। सेरेमनी के दिन वो अपने छोटे भाई जेहवान के बारे में भावुक भाषण देता है। वो कहता है कि जेहवान सिर्फ उसका छोटा भाई नहीं था, बल्कि कभी-कभी बड़े भाई और करीबी दोस्त जैसा भी था। इसी बीच यूरी मेमोरियल सर्विस में पहुंच जाती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब गांग-गुक और यूरी पाक सेउंग जे के पुराने घर में मिलते हैं, तभी अचानक शेल्फ पर रखी एक बॉल नीचे गिर जाती है। बॉल टूट जाती है और उसके अंदर से एक मेमोरी कार्ड बाहर गिरता है। गांग-गुक वो मेमोरी कार्ड उठा लेता है। वर्तमान में गांग-गुक पुलिस के साथ मिन हवान के घर पहुंचता है। पुलिस के पास सर्च एंड सीजर वारंट होता है, जिसके आधार पर वे मिन हवान के घर की तलाशी लेने पहुंचते हैं। दूसरी तरफ सेरेमनी आगे बढ़ने से पहले री अचानक वहां पहुंच जाती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि यूरी अभी भी कोमा में है। यूरी कहती है कि आगे बढ़ने से पहले सभी को कुछ देखना चाहिए। वो बताती है कि उसे जेहवान की मौत से पहले की एक वीडियो मिली है। वीडियो चलती है तो उसमें जेहवान एक नाव से लटका हुआ दिखाई देता है और मिन हवान उसका हाथ पकड़े हुए होता है। जेहवान उसे अपना हाथ न छोड़ने की विनती करता है, लेकिन मिन हवान आखिरकार उसका हाथ छोड़ देता है और जेहवान समुद्र में गिर जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग सदमे में आ जाते हैं। मिन हवान तुरंत वीडियो बंद कर देता है। जेहवान की माँ यूरी से पूछती है कि उसे यह वीडियो कहाँ से मिली। यूरी बताती है कि उसे ये पाक सेउंग जे के कैमकॉर्डर में मिली थी। मिन हवान अपनी माँ से कहता है कि वो इस वीडियो पर विश्वास न करे, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो अभी यह नहीं कह रही कि वो यूरी की बात मानती है, बल्कि वो चाहती है कि पहले वीडियो की सच्चाई की जांच हो। ये सुनकर मिन हवान अपना आपा खो देता है। वो कहता है कि उसकी माँ ने बचपन से हमेशा जेहवान पर विश्वास किया, लेकिन कभी उस पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद वो बाहर जाकर अपने सेक्रेटरी को फोन करता है और वकील बुलाकर यूरी के खिलाफ मानहानि का केस करने को कहता है। तभी यूरी उसका सामना करती है। वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया।
वो पूछती है कि उसने जेहवान को मरने के लिए कैसे छोड़ दिया, पाक सेउंग जे को कैसे मार दिया और ट्रक एक्सीडेंट भी क्यों करवाया। आखिरकार मिन हवान अपना नियंत्रण खो देता है और सच्चाई स्वीकार कर लेता है। वो बताता है कि उसने पूरी जिंदगी जेहवान की परछाई में जी है। जेहवान के पास सब कुछ था, जबकि वो हमेशा पीछे रह जाता था। मिन हवान कहता है कि अब वो किसी भी चीज को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था, न कंपनी, न अपनी माँ और न ही यूरी। यूरी उससे पूछती है कि क्या ये जेहवान को मरने देने की वजह थी, और उन सभी सालों का क्या जब जेहवान ने उस पर भरोसा किया था। तभी पुलिस वहां पहुंचती है और गांगगुक भी उनके साथ होता है। पुलिस मिन हवान को पाक सेउंग जे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। मिन हवान विरोध करता है, लेकिन गांगगुक बताता है कि पुलिस को जरूरी सबूत मिल चुके हैं। मिन हवान की संपत्ति की तलाशी के दौरान पाक सेउंग जे का छिपा हुआ कैमरा भी मिल जाता है, जिसे मिन हवान वेयरहाउस से अपने साथ ले गया था। उस कैमरे की फुटेज में मिन हवान को पाक सेउंग जे की हत्या करते हुए देखा जाता है। इसके बाद मिन हवान को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है। जाते समय वो गांगगुक को धमकी देता है कि वो उसे इसकी कीमत चुकवाएगा। इसके बाद खबर तेजी से फैल जाती है कि सीएल ग्रुप का सीईओ कांग मिन हवान पाक सेउंग जे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो गया है। इसी बीच प्रोसिक्यूटर इम सेओ ह्यून और उनकी टीम डायरेक्टर ओक गे हुई के ऑफिस में सर्च और सीजर वारंट लेकर पहुंचते हैं। वे ऑफिस की तलाशी लेते हुए एक छिपी हुई तिजोरी ढूंढ लेते हैं। ओक गे हुई उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर वारंट में इस तिजोरी का जिक्र नहीं है तो वे इसे नहीं खोल सकते। वो वारंट पढ़ना शुरू करती है, लेकिन अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ जाती है। हारी अब रीना होटल में कंसियर्ज के तौर पर काम कर रही होती है। उसकी माँ जेल में है और हारी अपने भाई के साथ उससे मिलने जाती है। हारी शिकायत करती है कि नीचे से शुरुआत करना कितना मुश्किल है। उसकी माँ उसे चुप रहने, मेहनत करने और चेयरवुमन चोन यूरी का भरोसा जीतने की सलाह देती है। वो कहती है कि अगर हारी मेहनत करती रही तो एक दिन यूरी उसे रीना होटल की जिम्मेदारी भी दे सकती है। दूसरी तरफ यूरी और गांगगुक आखिरकार एक शांत और खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। यूरी अचानक गांगगुक से मिलने आती है। उसे देखते ही गांगगुक उसे गले लगा लेता है और कहता है कि उसे उसकी बहुत याद आई। वो बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और जल्द ही वो सियोल वापस जाएगा। यूरी यह सुनकर बहुत खुश होती है। दोनों तय करते हैं कि उसके सियोल लौटने के बाद वे हर दिन डेट पर जाएंगे। फिर दोनों एंडोन में पूरा दिन साथ बिताने का फैसला करते हैं। गांगगुक यूरी को अपनी साइकिल पर घुमाता है और यूरी उसके पीछे बैठकर हंसती रहती है। पहली बार उनका रिश्ता पूरी तरह शांत और खुश नजर आता है। उधर मिन हवान अभी भी जेल में होता है। उसकी माँ आखिरकार उससे मिलने आती है। मिन हवान बताता है कि उसने पहले उनकी मुलाकात से इसलिए इनकार किया क्योंकि उसे डर था कि जेहवान की मौत की सच्चाई जानने के बाद उसकी माँ उसे किस नज़र से देखेंगी। उसकी माँ कहती है कि उसे अपने अपराधों की सजा भुगतनी होगी, लेकिन साथ ही वो कहती है कि जब वो अपनी सजा पूरी करके वापस आएगा और अगर उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी तो वो उसे अपने पास वापस आने देंगी। बाद में गांगगुक प्रोसिक्यूटर ऑफिस लौटता है। उसका प्रमोशन होकर वो डेप्यूटी चीफ प्रोसिक्यूटर बन चुका होता है। शुरुआत में को पिल्डोंग और ह्योंगमिन ऐसा दिखाते हैं जैसे वे उसे नजरअंदाज कर रहे हो, लेकिन जब वे एक व्हाइट बोर्ड हटाते हैं तो उसके पीछे एक मैसेज दिखाई देता है, आपको प्रमोशन की बहुत बहुत बधाई, डेप्यूटी चीफ प्रोसिक्यूटर। दोनों उसे गले लगाते हैं और तीनों दोस्त मिलकर उसकी वापसी का जश्न मनाते हैं। इसी बीच यूरी को आधिकारिक रूप से रीना ग्रुप की नई चेयरवुमन नियुक्त कर दिया जाता है। आखिरी सीन में यूरी और गांगगुक रीना होटल के गार्डन में हाथों में हाथ डाले चल रहे होते हैं। यूरी गांगगुक को याद दिलाती है कि उनकी एंगेजमेंट के दिन उसने उससे पूछा था कि वो उस दिन क्या करना चाहती है। तब यूरी ने कहा था कि वो उस इंसान का हाथ पकड़कर चलना चाहती है जिससे वो प्यार करती है। यूरी कहती है कि उस समय उसे नहीं पता था कि वो दिन कभी आएगा भी या नहीं, लेकिन अब उसका सपना सच हो चुका है। गांगगुक कहता है कि जो चीज बाकी लोगों के लिए बहुत साधारण थी वो कभी उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। यूरी मुस्कुराकर कहती है कि अब चमत्कार उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। गांगगुक उसकी तरफ देखकर पूछता है, तो हमारा अगला चमत्कार क्या होना चाहिए? दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और इसी खूबसूरत पल के साथ स्पूकी इन लव की कहानी खत्म हो जाती है।